वनस्पति विज्ञान पढ़ो। दिया गया विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। वनस्पति विज्ञान मीन्स बोटनी, इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा उसके क्रियाकलाप भी उसी में इंक्लूड है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जब बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तब आपका आंसर होना चाहिए एरिस्टोटल या अरस्तु। जंतु जगत का पिता कौन है तब भी आपका आंसर होगा अरस्तु। लेकिन जब वनस्पति जगत की बात आए, प्लांट किंगडम की बात आए, तब आपका आता है थियोफ्रेस्टस। ओके। पादपों का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो एक्लर एक साइंटिस्ट थे ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। ये जो दिया गया है ये किनके द्वारा किया गया है? एक्लर के द्वारा। अगर आप कभी मेंस का एग्जाम देते हो, मीन्स चाहे पीसीएस में या कुछ ऐसा, तो साइंटिस्ट का नाम याद करोगे तो आपका थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ओके। तो पादप जगत एक्लर के अनुसार क्या सब है? पहला था क्रिप्टोगैमी मीन्स अपुष्पीय, मीन्स नाम से क्लियर है कि इसमें पुष्प नहीं होगा। ओके। आगे है फेनरियोगैमी जिसमें पुष्प आता है, पुष्पोद्भिद वर्ग। अब यहाँ पे जो अपुष्पीय भिद है वो 3 टाइप में आता है। पहला है थेलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ओके, इसी को पहले कर लेते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट फिक्स है। थेलोफाइट जो होता है वो 3 टाइप का आ गया, शैवाल, कवक और जीवाणु। जबकि जो पुष्प भिद है वो नग्न जीवी आता है, मीन्स जिम्नोस्पर्म आता है, और ए मीन्स अवृत बीजी एनजिम्नोस्पर्म आता है। एनजिम्नोस्पर्म में 2 टाइप का हो जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मीन्स मोनो और डाइकोट। तो पहला स्टार्टिंग आपका होता है अपुष्पविद वृक्ष से या पौधे से। ओके, मीन्स क्रिप्टोगैमी से। इस पौधे, देखो नाम से यार फर्स्ट क्लियर होता है कि इसमें पुष्प नहीं होता है, तो पुष्प नहीं मीन्स होगा तो उसमें सीड भी नहीं होगा। ओके, तो सीड भी नहीं होगा। तो इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। पहला इसमें आता है थेलोफाइट। ओके, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसको याद रखना होगा, प्रश्न ये आ जाएगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थेलोफाइट। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय मीन्स थॉलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। मीन्स ये पूरा एक ही टाइप का होता है, इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है। मीन जैसे प्लांट में क्या होता है, एक अलग जड़ होगा, फिर उसमें स्टीम होता है, फिर रूट, ये मीन्स सब कुछ होता है ना। जैसे प्लांट का पत्ती होता है, लीव्स, फ्रूट होता है, सब कुछ होता है। पर थेलोफाइट में ऐसा नहीं हो। जैसे अगर मैं घास का जिक्र करूँ, घास, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये थेलोफाइट में आ जाता है। आगे है आपका शैवाल। 1 मिनट तो नीचे कर दें। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या हुआ? शैवाल का अध्ययन, नहीं भूलना। फाइकोलॉजी, स्पेलिंग भी देख लो, ऐसा नहीं इसको आप साइको या फाइजियो पढ़ते रहो, ये फाइकोलॉजी है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित, उत्पोषी होते हैं। उत्पोषी मतलब हो गया ऑटोट्रॉप्स, मतलब अपना खाना वो खुद बनाएगा। पढ़े हो ना, परपोषी, उत्पोषी, ये सब। तो ये ऑटोट्रॉप्स होता है। ये संवहन उत्तक इसमें नहीं होता है, रहित होता है। ये इसमें पर्णहरित होता है, जिसके कारण जो ये कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित का मतलब, ठीक है ना। तो इसीलिए ये देखने में आपको हरा लगता है। इसका शरीर सुकाय सदृश होता है, सुकाय के जैसा ये दिखता है। अब लाभदायक शैवाल क्या सब है? सबका इसमें आपको नाम याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ का जो इंपॉर्टेंट है। भोजन के रूप में जिस शैवाल का हम लोग प्रयोग करते हैं वो होते हैं फोरफाइरा, अल्वा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टक आदि। आयोडीन बनाने के लिए जिस शैवाल का प्रयोग होता है वो है लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाविना, केल्प आदि। औषधि बनाने के लिए क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। अनुसंधान में क्लोरेला एसिटेबुलेरिया, बेलुनिया आदि इस सब का प्रयोग किया जाता है। आगे नोट में दिया गया है क्लोरेला के बारे में कि इस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अंतरिक्ष यात्री जो लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं
या मीन्स उनको ऐसा जो परिवेश मिल पाता है, क्योंकि उसमें ये शैवाल का अहम भूमिका होता है क्लोरेला का। इसके तहत क्या होता है, भूख नहीं लगता है, शरीर को प्रोटीन मीन्स मिलते रहता है। तो क्लोरेला का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आज से आ जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस प्रकार के शैवाल को साथ ले जाता है, तो वह है क्लोरेला। क्लोरेला। अब है कवक, ये सब सारा थैलोफाइट में, ठीक ना, ये है फंगी, कवक। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या था, फाइकोलॉजी। फिर से रिपीट कर लो, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक ना, PHY, फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक पर्णहरित रहित होता है, मतलब ये ग्रीन कलर का नहीं होता, इसमें स्टोमाटा नहीं होता है, संकेंद्रीय है, संवहन उत्तक रहित होता है, इसमें भी संवहन उत्तक नहीं होता है, ये भी थैलेफाइट है। ओके, थैलोफाइट। आगे हमारा, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल जो होता है, जिसका बाहरी आवरण होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कवक का सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होता है। पौधे में कवक द्वारा होने वाले प्रमुख रोग यहाँ पे निम्नलिखित दिया गया है। सरसों का सफेद रस्ट, जहां भी रस्ट का जिक्र आ जाए ना, चाहे गेहूं का ढीलापन हो जाए या फिर जो भी जहां भी रस्ट का बात आ जाए, वो किसके कारण हो रहा है, कवक के कारण है। रस्ट और स्मट, ठीक ना, ये दोनों किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। जैसे यहाँ पे सरसों का सफेद रस्ट हो गया तो कवक के पे टिक करना। जैसे गेहूं का ढीला, ढीला मीन्स स्मट हो गया, लूज स्मट, तो ये किसके कारण होता है, ये कवक के कारण हो जाएगा। गेहूं का किट्टू रोग मीन्स किट्टू मतलब रस्ट हो गया, रस्ट ऑफ व्हीट। आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपमक्षय, ये सब क्या हो जाएगा, मीन्स कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, और आगे नीचे पहले करते हैं फिर इसको हम पढ़ लेंगे। मूंगफली का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्ध चित्ती, आलू का पछेला अंगमारी, पंखुड़ों का डोपिंग रोग, इस सब रोग को आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे गन्ना वाला हुआ, गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी रोग, आलू का मस्सा रोग, तो ये सब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये सब किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। साथ ही कवक के कारण और भी कुछ रोग होते हैं जो मेनली एनिमल में भी पाया जाता है, जैसे कि दम्मा हुआ, ये भी कवक के कारण। एथलीट फूड, खास, गंजापन, दाद, ये सब क्या हुआ, कवक के कारण हुआ। इसका नाम भी याद कर लो, क्योंकि अब नाम भी पूछता है एग्जाम में। ओके, मीन्स ऐसा डायरेक्ट अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो एक भी कम से कम वर्ड इसका याद रखो, ताकि आप एग्जाम में आसानी से टिक कर पाओ। ओके, दम्मा का एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, 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 रिपीट करो, दम्मा का फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस। ओके, एथलीट फूड का टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। खाज, खाज और दाद देखी हुआ एक तरह से, ठीक ना। एकेरस स्केबीज, एकेरस स्केपीज। गंजापन का टीनिया, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। दाद का ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस। तो ये सारा कवक का नाम है यहाँ पे, लेकिन पहले फर्स्ट तो याद रखो कवक से होता है ये सब, ठीक ना, उसके बाद कवक का नाम याद रखना। अब आगे आता है आपका जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनिवॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। ल्यूवेनहुक याद रखो, जीवाणु के खोजकर्ता, बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है, ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूवेनहुक। जीवाणु विज्ञान का पिता इन्हें ही कहा जाता है, ल्यूवेनहुक को ही कहा जाता है। एरेनवर्ग ने 1829 ईस्वी में यह नामकरण, जीवाणु जो कहा जाता है, यह नाम किसने दिया था, एरेनवर्ग ने दिया था, एरेनवर्ग ने। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं को खोजा तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। रोग का जो जन्म सिद्धांत होता है वो किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। साथ ही उन्होंने तपेदिक, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है ना, इसके जीवाणु का भी ये पता लगाए थे रॉबर्ट कोच ने, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 1812 से 92 ईस्वी तक लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुकरण को खोजा। मीन्स ये जो 82 से 92 है, ये इनका मीन्स जन्म से लेकर मृत्यु तक है। आपको ये याद रखना है कि रेबीज का टीका और दूध का जो पाश्चुकरण होता है, ये किसने किया था, तो लुई पास्चर ने, लुई पास्चर।
आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकृति के आकार, साइज के आकार, मीन्स स्ट्रक्चर के आकार पर। पहला है क्षाराकार या बेसिलस। क्षाराकार या बेसिलस, यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। छड़नुमा या बेलनाकार होता है। गोलाकार या कोकस। गोलाकार या कोकस, ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं, क्योंकि गोल आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो जो जीवाणु छोटा है, सबसे छोटा आकार का होता है। कॉमा आकार, मतलब इस शेप का होगा, ओके। या इसको विब्रियो कहा जाता है। अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा इस प्रकार के आकार के उदाहरण विब्रिया, क्लोरी इत्यादि है। यहाँ पे विषाणु के बारे में कुछ दिया गया, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले जीवाणु जो है उसको पहले पढ़ लेते हैं। सर्पिलाकार या स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण करते हैं। इसकी दो विधियां हैं। पहला इसमें है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, मतलब दूध को कम टेम्परेचर पर 62 डिग्री सेल्सियस पर 58 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक ना। फिर आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें दूध को 71.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 डिग्री तक गर्म करते हैं। तो वो क्या होता है, दूध मीन्स लंबे समय तक रहता है, वो खराब नहीं होता है। आगे आता है एनाबीना या नॉस्टक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कभी सोचे हो ये सब? क्योंकि देखो मीन्स ऑक्सीजन तो प्लांट छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ दिए, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, कोई तो कोई छोड़ता होगा। तो इसका बहुत सारा रीजन है, पर अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया ये मेन इसका कारण है, जिसके कारण आपको साइनोबैक्टीरिया ही पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा एनावीना और नॉस्टक, साइनोबैक्टीरिया ही पूछा जाएगा। वो नाइट्रोजन छोड़ता है। और मैंने कहा कि और दूसरा रीजन क्या है, तो बिजली चमकती है ना, बिजली जो कड़कती है उससे भी कौन सा गैस मुक्त होता है, तो नाइट्रोजन ही मुक्त होता है। याद रखना, इसको प्रश्न आ जाएगा कि बिजली कड़कने से कौन सा गैस मुक्त होता है, तो नाइट्रोजन मुक्त होता है, ओके। या फिर ये दे दे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होने का मुख्य कारण क्या है, मीन्स वो कहां से आता है, तो या तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा या नहीं तो बिजली का चमकना हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में है उसको टिक कर लेना। आगे राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां ल्यूमिनोसी मीन्स मटर कुल का जो दलहन होता है उसमें के पौधों की जड़ों में रहता है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। यहां पे थोड़ा समझो, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन बनाता है, नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो ये अलग हुआ, ये नाइट्रोजन नहीं बनाता। आगे आता है आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पेलिलम और क्लोस्ट्रिडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वो मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, मीन्स मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को वो पहुंचाती है। चर्म उद्योग में कपड़े से बालों और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कवाना मीन्स टैनिंग कहा जाता है, मीन्स उसमें जो कचरा है ना उसको हटाता है वो, उसमें भी जीवाणु का ही यूज होता है। अचार या मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी, चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं। मीन्स ये सब जो सामान होता है, घर में आप अचार देखते हो, मम्मी बनाती होगी, तो उसमें क्या होता है, काफी अधिक नमक डाल के रखा जाता है ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाता है। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं, ओके। आगे शीत संग्रह, जो कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देखते हो आलू रखा जाता है मेनली, जो खराब होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो रखा जाता है। रॉ मटेरियल ये नहीं कि पेट्रोल रख देगा, ऐसा नहीं। हालांकि मीन्स पेट्रोल भी रॉ मटेरियल नहीं है, जो कच्चा तेल आता है वो नहीं, जो सब्जी हुआ फ्रूट हुआ वो रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। उसका न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -18 एवरेज रहता है इसका। उस पर सामग्री जो होता है ना वो खराब नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं जो विषाणु के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया था उसको पढ़ लेते हैं। देखो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, भले वीडियो लंबा बने कुछ भी बने, पर आपको पूरा कवर करवाएंगे हम, प्रॉमिस करते हैं इतना। बस आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, नहीं पसंद आ रहा तो कुछ नहीं करना, डिसलाइक भी कर देना, ठीक है ना, पर कारण जरूर बताना। आगे यहाँ पे विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को फिर से पढ़ो। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की। विषाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की। विषाणु निकले तो इवानोवस्की के मुंह से निकलना चाहिए, विषाणु इवानोवस्की। जैसे 2 बोलते हैं ना, तो विषाणु इवानोवस्की, ओके। कब किया था? 1892 में। इवानोवस्की कहां का था? रूस का था। तंबाकू के मोजेक